सलीम इंजीनियर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी जो नतीजे सामने आए, मेन चीज़ ये थी कि कई मंचों से मुसलमानों को लेकर जिस तरीके के बयानात सामने आए, आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा सबसे अहम सवाल, मायावती अब सीधे तौर पर, क्योंकि उनकी पार्टी का कोई भी एक नेता नहीं जीत के आया, सीधे तौर पर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसका जवाब तो रिजल्ट्स ने दे दिया है कि जो लोग मुसलमानों को टारगेट करके, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाकर, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़का कर जिस तरह से वोट हासिल करना चाहते थे, तो आवाम ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि ये सियासत इस और ये जवाब आप देखिए, ख़ास तौर से आवाम ने बड़ी होशियारी के साथ यूपी जैसे स्टेट में जहां मंदिर और मस्जिद के मसले को उभारा गया और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, वहां पर जवाब दिया है कि ये सियासत नहीं चलेगी यहाँ पर। ये खुद फैज़ाबाद जिसमें अयोध्या आता है, उस सीट पर जो है वहाँ के आवाम ने मैसेज दिया कि वो सीट भी वो नहीं जीत पाए। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आवाम ने क्लियर मैसेज दिया है कि आप इस तरह के समाज को बांटने वाले और नफ़रत फैलाने वाले एजेंडे के नीचे असल इश्यूज़ को आप दबाएंगे तो ये इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस इलेक्शन की एक ख़ास बात मैं ये महसूस करता हूँ कि इस इलेक्शन में पब्लिक ने देश की लगाम अपने हाथ में ली है। पब्लिक ने अपने तौर पर जो है एक इलेक्शन लड़ा है। एक डिक्टेटोरियल जो रुझान बढ़ रहा था, उसके ख़िलाफ़ पब्लिक ने बढ़कर, यानी पार्टीज़ मैदान में ज़रूर थी, लेकिन ये इलेक्शन पार्टीज़ से ज़्यादा पब्लिक ने लड़ा है और उसके ख़िलाफ़ लड़ा है कि नफ़रत की सियासत और एक डिक्टेटरशिप की सियासत और समाज को बांटने की सियासत जो है, उसके ख़िलाफ़ पब्लिक ने एक तरह से तमाम पार्टियों को मैसेज दिया। अपोजिशन को भी दिया है, अपोजिशन को मजबूत दिया है कि वो और मजबूत हों और अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से निभाएं, क्योंकि हम समझते हैं कि अपोजिशन पार्टीज़ ने जिस तरह से इलेक्शन लड़ना चाहिए उस तरह से नहीं लड़ा। भी बहुत कमज़ोरियाँ हैं और जो रूलिंग पार्टी थी, दिल्ली इसकी एक वजह हो सकती है, जिस तरीके से 7 सीट बीजेपी जीती है, ओखला जैसा अक्सरियत वाला, मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका, अगर वहाँ से भी दिल्ली में तो साफ नज़र आ रहा था कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने बहुत सीरियसली नहीं लिया है इस इलेक्शन को, और बहुत ज़्यादा वो समझते थे कि दो पार्टीज़ ने अलायंस कर लिया है तो अब जीत जाएंगे, ये उनकी गलतफहमी थी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का इलेक्शन जो है, दिल्ली का रिज़ल्ट भी जो अपोजिशन पार्टीज़ है उनको क्लियर मैसेज देता है कि वो किसी चीज़ को भी ग्रांटेड ना लें कि वो हो गई, बगैर उसके नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उतनी कोशिश और मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी और उन इश्यूज़ को नहीं उठाया सही माने में। आपको लगता है कि अभी जिस तरीके से बयानात सामने आए थे, आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं नफ़रत के ख़िलाफ़, जो एक महंगाई, बेरोज़गारी, बहुत सारे मुद्दों के ख़िलाफ़ पब्लिक खुद जो है वोट में इलेक्शन के अंदर थी, वोट किया उस तरीके से। मुस्लिम अक्सरियत की बात करें, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है वो पूरा टोटल 4.4 समथिंग, जैसा कि आपने बताया, वो आया है। 14% आबादी मुसलमानों की, ये हम पिछले 20 साल से सुनते आ रहे हैं, कम से कम 14 मतलब अगर आप 15-20 के आसपास भी मान के चलिए तो सिर्फ 25-26 सांसद चुनकर आना, ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये उपलब्धि मानते हैं इसको, या अभी भी इसमें ज़रूरत है? मैं समझता हूँ ये अभी भी हमारी डेमोक्रेसी कमज़ोर और बीमार डेमोक्रेसी है और इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा, डेमोक्रेसी तब मजबूत कहलाएगी, तब हेल्दी कहलाएगी जब हर तबके का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो उनकी आबादी के मुताबिक। सिर्फ मुसलमानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जितने भी तबकात हैं उनका रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी के मुताबिक होना चाहिए। चाहते हो जातीय जनगणना पूरे देश में होने की, हिंदुस्तान में होने की बात की है इस बात की कि इस देश में उस तरह का सर्वे भी जो है होना चाहिए जैसा बिहार में किया गया, और देखना चाहिए कि 75 साल के बाद जो है उन तबकात को हमने कितना आगे बढ़ाया। तो उसकी हम पहले भी उसका समर्थन हमने किया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन 4.4 इस वक्त है, अफसोस की बात ज़रूर है, और लेकिन मैं मुसलमानों के एक बड़े दिल की और मेच्योरिटी की बात यहाँ कहना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बात पर कि उन्होंने इस वक्त अपने रिप्रेजेंटेशन की फ़िक्र जो है उसको उतना ज़्यादा ऊपर नहीं आने दिया। देश गलत रुख पर जा रहा था, देश गलत हाथों में जा रहा था, देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा था, नफ़रत के रास्ते पर जा रहा था, उसको रोकने में मुसलमानों ने रोल अदा किया है और उसमें अगर मुसलमानों का कुछ परसेंटेज कम हुआ है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए और उस पर इन पार्टियों को ये मैसेज जाता है कि उसको बाद में ठीक करें। आप देखिए कि जो
एनडीए है, एनडीए में जिनकी 293 सीट्स आई हैं उसमें एक भी आदमी मुसलमान नहीं है, एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मुसलमान। आप क्या इसे सोच सकते हैं? ये तो एक स्ट्रेटजी के तहत जो अपोजिशन में, क्योंकि सलाम टीवी पिछले 2 महीने चुनाव सफ़र में था और हमने 62 लोकसभा क्षेत्र को कवर किया और हमने जाना खासतौर पर मुसलमानों के मन में किया है। बहुत सारे लोग ऐसे इस तरीके नज़रिए से भी देख रहे थे कि अगर ज़्यादातर सीटें टिकट मुसलमानों को दिया जाता था तो बीजेपी की राह हम आसान हो सकती थी। तो इसका पीछे कोई लॉजिक समझ आ रहा है? ये बात हो सकती है, पार्टीज ने इस तरह अगर सोचा है तो उसमें एक लॉजिक हो सकता है, क्योंकि हमारे सामने भी सबसे बड़ी प्राथमिकता और प्रायोरिटी ये थी कि जो पार्टियां इस मुल्क को नफरत के रास्ते पर ले जा रही है उनको हर हाल में रोका जाना चाहिए। अगर वहाँ कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीतने की पोजीशन में नहीं है तो किसी और कैंडिडेट को जो जीत सकता है और इन ताकतों को हरा सकता है उसको तरजीह दी जानी चाहिए। बीजेपी का भी तो यही कहना है कि मुस्लिमों को टिकट इसलिए वजह से देते हैं क्योंकि जीतते फिर वो बंटवारा होता है टिकट वोटों का और इसी वजह से फिर हार जाएंगे वो सीट, तो हम क्यों दें मुसलमानों को? बीजेपी की सिर्फ एक बात ना कहिए, वो क्या क्या कहते हैं मुसलमानों के बारे में वो सब जानते हैं आप। एक जैसे कि अभी लगातार चुनाव मुसलमानों के बारे में क्या राय रखते हैं ये अब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति ही उनकी पूरी राजनीति का आधार है, जिसको इस मुल्क की आवाम ने रिजेक्ट किया है इस इलेक्शन में। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जमात इस्लामी को कोई न्योता आया है और अगर आएगा तो क्या जाएंगे उनके शपथ ग्रहण समारोह में? देखिए, जो भी पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए हैं, अब चाहे वो किसी पार्टी के हों, अब वो सबके नुमाइंदे हैं और हमारा भी उन पर उतना ही हक है और उनको भी यही समझना चाहिए, चाहे हमने उनके किसी के फेवर में वोट किया हो या किसी के खिलाफ वोट किया हो। प्रधानमंत्री तो देश के हाँ, तो प्रधानमंत्री अब किसी पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं, देश संविधान से। जमात इस्लामी को अगर न्योता मिलता है तो जाएंगे? नहीं, प्रधानमंत्री इस देश के हैं, ये देश हमारा है। ये अलग बात है कि हम उन्हें उनकी पॉलिसीज को पसंद करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ठीक रखना भी हमारी जिम्मेदारी। आइडियोलॉजिकल क्लैश है, मतलब मतभेद है, मनभेद नहीं है। उनको ठीक रखना भी हमारी जिम्मेदारी है कि वो सही काम करें और जो सही काम करेंगे उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, जो गलत करेंगे वहाँ हम उनके खिलाफ खड़े होंगे, उनको रोकने की कोशिश करेंगे। ये हमारी पॉलिसी शुरू से रही है। अच्छा काम करेंगे, कोई जनता की भलाई का काम करेंगे तो हम उसका समर्थन। आपको लगता है कि बीजेपी जैसे पिछली बार 2014 में एक बहुत फुल मेजोरिटी में, सिर्फ बीजेपी की मैं बात करूँ, वो थी, 2019 में भी 303 सीटें थी, इस बार सीटें अगर उतनी आती तो आने वाले दिनों का जो एक मिजाज और एक माहौल कैसा लगता है आपको कि अगर इस तरीके की चीज़ें हो जाती तो? क्योंकि जनता ने तो बहुत सब्र का अपना मुजाहरा किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, ऐसी सरकार होनी चाहिए जो कम से कम डर रहे। देखिए, ये बात भारत की आवाम ने समझ ली कि ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। आज ये जो मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके और राजनीति को चमकाना चाहते हैं, वो सिर्फ मुसलमानों तक उसका नुकसान नहीं होगा बल्कि इस देश का नुकसान हो रहा है। मतलब जो 80-20 की राजनीति होती है उसमें 80% वालों का नुकसान ज्यादा है। देश का नुकसान हो रहा है। कि जमात इस्लामी हिंद ने ये साफ कर दिया है कि जो नतीजे सामने आए हैं वो जाहिर कर रहे हैं कि नफरत और बांटने की सियासत के खिलाफ है ये नतीजे और आवाम अब मुल्क में अमन चाहती है जाहिर तौर पर। तो फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम चीजें सामने आई हैं, इसको लेकर अब देश में क्या बदलाव होता है आने वाले दिनों में, ये भी अहम होगा।